सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आशीष पंचाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म धैर्य क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खाद्यान्न फसलों के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि कृषि से संबंधित हमारी एक फसल है जो बहुत महत्वपूर्ण फसलों में गिना जाता है, गेहूं और चावल। आपको पता होना चाहिए गेहूं और चावल आज के वर्तमान समय में खाद्यान्न फसल के रूप में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो गेहूं और चावल और इसके अंतर्गत मक्का आ जाता है। मक्का भी क्या है, एक खाद्यान्न फसल के रूप में आता है, मगर वो मोटे अनाज की श्रेणी पे रखा जाता है। तो मोटे अनाज की श्रेणी में आपको बता दें कि कौन कौन सी फसल रखी जाती है। एक तो मक्का रखा जाता है, ज्वार रखा जाता है, बाजरा रखा जाता है। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी आपकी जो है मोटे अनाजों की श्रेणी में रखा जाता है। बाजरा, ज्वार और मक्का। और इसके बाद दो फसलें ऐसी हैं जो खाद्यान्न फसल है जिनका प्रयोग वर्तमान समय में सर्वाधिक होता है। तो सबसे पहले हम खाद्यान्न फसलों में गेहूं की बात करेंगे। गेहूं, आपको पता होना चाहिए स्वतंत्रता के पश्चात हमारे यहाँ हरित क्रांति का जन्म होता है और विश्व में 1965 में नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, ये हरित क्रांति का जन्म दिया विश्व में। क्योंकि सबसे ज्यादा आपदा फैल चुकी थी, भोजन के लोगों के लिए लाले पड़ गए थे, इसलिए लोग भोजन में मतलब जमीन की उर्वरता शक्ति कमजोर पड़ी गई थी हमारे नकदी फसलों को उगाने के चक्कर में। उन इस वजह से इन फसलों के उत्पादन में जनसंख्या हमारी बढ़ रही थी निरंतर, परंतु हमें खाद्यान्न जो फसल थी गेहूं और चावल, इसका उत्पादन नहीं बढ़ रहा था। इसके लिए उन्होंने हरित क्रांति को जन्म दिया और पूरे विश्व में जन्म देने के बाद 1967 और 68 में भारत के एक वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, उन्होंने 1967 और 68 में भारत में हरित क्रांति को जन्म दिया। और हरित क्रांति में गेहूं और चावल, चावल पहले है और फिर गेहूं है, दो प्रमुख फसलों को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और उन्होंने उत्पादकता के लिए अच्छे बीजों के अंकुरण का प्रयोग करने के लिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान दिया। इसके बाद हरित क्रांति के बाद हमारे उर्वरकों के प्रयोग से हमारी खेती में बढ़ावा मिला और जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे हम एग्रीकल्चर को भी इसी उर्वरता शक्ति को बढ़ाकर, इसी रसायन का प्रयोग करके हम अच्छे से अपनी फसल को उगा सकते हैं। आज हमारे देश में गेहूं और चावल चीन के बाद दूसरा स्थान है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा उत्पादन हम अपने पड़ोसी देशों को, जहां पर चावल और गेहूं नहीं पर्याप्त मिल पाता, वहां हम गेहूं और चावल को निर्यात करते हैं अपने पड़ोसी देशों के पास। और हमारी जमीन इतनी अच्छी जमीन है, जिस जगह पर हम रहते हैं, पता है हमें उत्तर भारत के मैदान की यदि बात करें, उत्तर भारत का एक विशाल मैदान है हमारे भारत के अंदर, जहां नदियों के दोआब में पूरी जमीन स्थित है। जलोढ़ मृदा से लेकर के दोमट मृदा तक निचले स्तर में गंगा की जो निचला स्तर है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का, वो सब दोमट से है और जो ऊपरी हिस्सा है वो सभी जलोढ़ मृदा से है। और दोनों इस मिट्टी खाद्यान्न फसल के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा उत्तर भारत में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो अब हम देरी नहीं करते हुए अपने पॉइंट पर नजर रख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हीट की बात करते हैं, गेहूं की बात करते हैं। और गेहूं जो है वो किस कुल का पौधा है, तो ग्रेमनी कुल का पौधा है, सबसे पहले याद रखेंगे। दूसरा इसका जो है ना वनस्पति नाम क्या है, आपको ट्रिटिकम सटाइवा नाम है इसका, सबसे पहले आप याद रखेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण फसल है चावल के बाद खाद्यान्न फसलों में गेहूं दूसरी महत्वपूर्ण फसल है। और सर्वाधिक जो ये मुख्य फसल है वो कहाँ से मिलती है, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों से। और उत्तर पश्चिम प्रदेश में ये हमें मुख्य फसल का उत्पादन किया जाता है, जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के आसपास सभी जो सीमावर्ती कुछ जिले हैं बिहार के, उनमें भी गेहूं का उत्पादन होता है। बाकी ना कि पूरे बिहार में गेहूं का उत्पादन होता है, बिहार में ज्यादातर चावल का उत्पादन होता है। आपको बता दें ये रबी की फसल है, इसके लिए टेम्परेचर, बोने के समय टेम्परेचर कम की आवश्यकता होती है, आपको सही है। बुआई के समय 10 डिग्री से 15 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए। और हार्वेस्टिंग के जो टाइम होता है उस समय हमारा 21 से 20 से मतलब 21 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। और एवरेज अगर देखिए रेनफॉल का तो होना चाहिए 75 से लेकर के
100 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होने की बहुत आवश्यकता होती है। और इस फसल के लिए शीतकाल में एक वर्षा होना बहुत जरूरी होती है। जब ये फसल खड़ी हो जाती है, फसल अच्छी हो जाती है हमारी, और उस समय जो लास्ट एक पानी की जरूरत होती है, वो पानी कहाँ से मिलता है, तो आपको बता, शीतकाल में भी एक मानसूनी वर्षा का जिक्र होता है, आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस जिसे कहा जाता है, जो भूमध्य सागर से आर्द्रता उड़ करके हमारे उत्तर भारत के हिमालय क्षेत्रों में वर्षा करता है, और उसी वर्षा मानसून के दौरान हमारे उत्तर भारत में ये गेहूं की फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये हमारी वर्षा होती है। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना होगा। इसके बाद आपको बता दें, इस गेहूं के उत्पादन के लिए कौन कौन सी सॉइल जरूरी है, मिट्टी की जरूरत पड़ती है। तो जलोढ़ और दोमट दो प्रकार की निचले गंगा के मैदानों में दोमट मिट्टी मिलती है, और ये उत्तर भारत के बिल्कुल मध्य भाग में जलोढ़ मृदा के सांचे में मिलते हैं, जहां से सर्वाधिक हमें गेहूं का उत्पादन किया जाता है। बात करें गेहूं के उत्पादन में, हमारे राज्य में उत्तर प्रदेश प्रथम है, फिर पंजाब है और फिर हरियाणा है, तीनों स्थान क्रम से है। परंतु आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर अत्यधिक जमीन पर उतनी अच्छी फसल को नहीं करते, मगर वहीं पंजाब बेहतर उत्पादन करते हैं, क्योंकि पंजाब हेक्टेयर के दर में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। हेक्टेयर का मतलब कम जमीन पर अच्छी मशीनरीकरण, अच्छे बीजों का अनुकरण, है ना, इस सब चीजों को लेकर के ये चीज अच्छा कर लेते हैं। तो हेक्टेयर के दर में पंजाब का प्रथम स्थान है, उत्पादकता में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। वही बात करें चीन के बाद, भारत पूरे दुनिया में दूसरा स्थान गेहूं के उत्पादन के लिए हुए हैं। और आपको बता दें, गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है वो ग्लूटेन नामक प्रोटीन पाई जाती है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी गेहूं को लेकर के। अब हम बात करेंगे चावल को लेकर के। मुख्य खाद्यान्न फसल है, पहली फसल है। दूसरा, ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद खरीफ की फसल है ये। इसके लिए जो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, और हाई टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये जो होती है ये मौसमी वर्षा, मतलब मौसमी वर्षा के दौरान जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है हमारे भारत में, उसी दौरान इस फसल का उत्पादन किया जाता है। मगर वहां पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 3 प्रकार की जो है धान की खेती होती है, मतलब पूरे साल में 3 बार खेती होती है। मगर पूरे भारत में और देखा जाए अन्य राज्यों में, वो सिर्फ केवल एक बार होती है धान की फसल, जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करता है। आपको पता होना चाहिए एक उष्णकटिबंधीय फसल है, आपको होना चाहिए कि ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये ट्रॉपिकल जोन में वाली क्रॉप है। इसके बाद उत्पादकता में राज्य कौन है, सबसे पहले जो चावल का उत्पादन पूरे भारत में अगर किसी राज्य में होता है तो वो पश्चिम बंगाल में होता है, और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश ने लिया है। आपको बता दें कि चीन के बाद दूसरा स्थान भारत ने ग्रहण किया है चावल के उत्पादन को लेकर के। हेक्टेयर के दर में उत्पादकता राज्य अगर देखा जाए तो पंजाब का पहला स्थान है, 2022 और 23 का आंकड़ा हम बता रहे हैं, पंजाब है, और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, और तीसरे में हरियाणा है। वही वनस्पति नाम की बात करें, ओराइजा सटाइवा है, ओराइजा सटाइवा है, ये आपको याद रखना है। और भारत में 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है चावल की, ठीक है। भारत में 3 प्रकार की मतलब 3 बार फसल उगाई जाती है, 3 बार फसल उगाई जाती है। वो कौन कौन से राज्य हैं, 3 बार फसल उगाई जाती है, वो कौन कौन से राज्य हैं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। तो ओस जो एक फसल होती है वो शरद ऋतु में बोई जाती है। दूसरी है अमन, अमन ये शरद ऋतु में होती है, और अमन शीत ऋतु में होती है। और बोरो जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, ये आपको याद रखना है। ये पॉइंट आप ये तीनों, ये पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में धान की खेती 3 बार होती है, ये आपको याद रखना है कि किन राज्यों में धान की खेती 3 बार होती है, तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। बात करें हम मक्का, मक्का हम करा नहीं रहे मगर मक्का के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि मक्का जो होता है वो आपको खाद्यान्न फसल में ही डिनोट किया जाता है, वो मोटे अनाज के तौर पर डिनोट किया जाता है। पता है आपको ये सबसे ज्यादा जो क्या कहते हैं मक्का है, मक्का का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है।
ठीक है। दूसरी बात, मक्का में ओमेगा 3 सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसलों में पाया जाता है और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मक्का द्वारा हमें प्राप्त होता है। यदि हम मक्के की रोटी खाएं लगातार तो सर्वाधिक ज्यादातर हमको क्या है कि क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज्यादा मिलेगा, मक्के से मिलता है। इसके बाद करते हैं इसको जो बायोडीजल नहीं बनाने में इसका जो उपयोग होता है मक्के का, वो बायोडीजल बनाने में उपयोग करता है। और जेन नामक इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन अगर आपसे पूछे कि इसमें किस नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है तो मक्के में एक जेन नामक प्रोटीन पाई जाती है, तो ये याद रखना है। दूसरी बात आपको बता दें कि मक्के का उत्पादन यदि भारत में कहीं होता है तो एक राज्य है वो है कर्नाटक, इसमें सर्वाधिक होता है। बाकी अन्य राज्यों में, राजस्थान में भी होता है, आपके एमपी में भी होता है और यूपी में भी होता है। बात वही, हम ज्वार, बाजरा और मक्का ये तीनों का एक साथ करते तो मक्का आपको बता दिए कर्नाटक में है, और ज्वार और बाजरा की यदि हम बात करें तो ये आपका एक ज्वार है, ये जो है आपका कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है ज्वार, ठीक है ना। और जो बाजरा होता है वो सबसे ज्यादा जो है वो राजस्थान में होता है। कहाँ होता है बेटा, राजस्थान में होता है। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, बाजरा में सबसे ज्यादा राजस्थान है, मक्का में कर्नाटक है और ज्वार में आपका महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। ये आपने दिमाग में ये पॉइंट्स को डाल लेना है। तो इस तरह से ये पॉइंट आपका कंप्लीट होता है पूरी तरीके से खाद्यान्न फसलों वाली जो श्रेणी थी, जिसमें सभी हमने, क्योंकि हमने लिखे नहीं है क्योंकि इनके पॉइंट थोड़े थोड़े, इसलिए हमने आपको जिक्र किया है और बताया है आपको। और आप एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, इसके बाद आपका ज्वार का महाराष्ट्र में होता है, और जो बाजरा है, बाजरा का उत्पादन आपका सर्वाधिक जो होता है वो राजस्थान में होता है। और मोटे अनाज जो में सर्वाधिक उत्पादकता राज्य है वो राजस्थान ही लगा देना सीधा सीधा, अगर क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आज का जो टॉपिक्स था खाद्यान्न फसलों को लेकर के वो कंप्लीट होता है। तो अब कितने बच्चों को कमेंट करके बताएं, कितने बच्चों को आज का हमारा जो एपिसोड में जो एक खाद्यान्न फसलों के बारे में जानकारी थी वो कितना अच्छा लगा आप लोगों को, जानकारी कैसी लगी, बेहतरीन लगी, आज तक आपने पॉइंट्स को पढ़े या नहीं पढ़े, कमेंट करके जरूर हमें बताते जाएं। और जो भी कुछ डाउट्स आपके अंदर हो वो जरूर कमेंट करें और पूछे, और दिए हुए नंबर से संपर्क भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर से यदि हमारे जुड़ना है, जो डेली करंट अफेयर से क्वेश्चंस आते रहते हैं, नए न्यूज़पेपर से लेकर के और अन्य जगहों पर जो हमारे रोज का करंटली न्यूज होता है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल में कराते हैं। आशीष सर जीएस करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाकर के आप सीधा लिंक पे आप ओके करें और आप जुड़ जाइएगा, जहां से आपको रोज नए नए क्वेश्चंस, नए नए पॉइंट्स, नई नई चीजें आपको खबर मिलती रहेगी। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।